लगातार बढ़ रहे हैं दाम, परेशानी हो रही है ना आपको? तो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से जनता है परेशान। लखनऊ की बात करें तो पेट्रोल के दाम 93 रुपए 88 पैसे जा पहुंचे। डीजल की कीमतों की बात करें तो अंतर बहुत ज्यादा इसमें भी नहीं है, 87 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर डीजल के दाम लखनऊ में। सरसों के तेल और सब्जियों के दाम में भी जबरदस्त उछाल है। बढ़ती महंगाई को लेकर विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है। तेल की कीमतों को लेकर पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की बहुत महत्वपूर्ण बैठक है आज। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मामले की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक होगी और कमेटी ने पेट्रोलियम मंत्रालय और आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल को बुलाया है और बैठक में मौजूदा कीमत और मार्केटिंग के मसले पर जानकारी मांगी जाएगी। पूरे कोविड काल में लोगों ने ज्यादा टैक्स दिया पेट्रोल डीजल पर, इसलिए दिया, ये दलील दी गई थी कि भविष्य में जो है इसका असर जरूर आपको देखने को मिलेगा और अर्थव्यवस्था भी डूब रही थी। लेकिन अब हालात ये हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में भी कीमतों में उछाल है और उसका असर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। देखिए किस शहर में कहा कितने रुपए लीटर लोगों को डीजल मिल रहा है, 88 रुपए 87 रुपए 55 पैसे प्रति लीटर कानपुर में, और सबसे ज्यादा जो कीमतें वाराणसी में 88 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर के दाम है डीजल के। ये डीजल की कीमतें, कभी इतनी कीमतें पेट्रोल की भी नहीं हुआ करती थी, आज डीजल की कीमतें इतनी, पेट्रोल तो इससे ज्यादा ऊंचा है। पेट्रोल के दाम देख लीजिए, वाराणसी में 94 रुपए 66 पैसे प्रति लीटर, लखनऊ में 93 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर, तो कानपुर में 93 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर लोग अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं। मिडिल क्लास की कमर टूट गई है। पेट्रोल के दाम है और डीजल के दाम है आपके सामने है और पूरे प्रदेश के और देश के ये हाल इससे जुदा नहीं है, इससे अलग नहीं है। राज्य सरकारें जो वैट लेती है इससे कीमतें बढ़ी है, एक्साइज ड्यूटी के नाम पर केंद्र जो पैसा ले रहा है उसका ये बड़ा असर है और लोगों को परेशानियां हो रही है। लेकिन यहाँ हैरान ये बात करती है कि परेशानियां समझ रही है सरकार, लेकिन उसके बाद भी स्टेप नहीं है। और चलिए इस खबर पर सीधे बातचीत करेंगे। हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेश अरोड़ा लखनऊ से हैं, रतीश त्रिवेदी कानपुर से और नितिन उपाध्याय आगरा से। सबसे पहले रुख शैलेश का कर लेते हैं। आप तीनों पेट्रोल पंप के आगे से ही हैं, मतलब दिन की शुरुआत हो चुकी है और पेट्रोल पंप पर आने वाले लोगों का सिलसिला भी अब शुरू ही हो गया होगा, तो किस तरह का असर लोगों पर पड़ रहा है और क्या बात कर रहे हैं लोग पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों को लेकर? शैलेश। आशा, देखिए अगर पिछले 1 साल की हम बात करते हैं तो लगभग पेट्रोल और डीजल के दाम में लगभग 20 से 25 रुपए प्रति लीटर का फर्क आया है। अगर हम 1 साल पहले जाकर देखें मई जून के दौरान और आज हम देखते हैं तो लगभग प्रति लीटर 20 से 25 रुपए लीटर का फर्क आया है, जिसका असर बाकी महंगाई पर भी पड़ा क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो बढ़ती चली गई इसकी वजह से। हम इस समय पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं और ये एचपी का पेट्रोल पंप है। यहाँ के दाम हम देखते हैं तो आज की तारीख में जो पेट्रोल का दाम है वो 93 रुपये 94 पैसे है और इसी तरह डीजल का दाम 87 रुपये 86 पैसे है, क्योंकि देखिए अलग अलग कंपनी में भी कुछ पैसों का अंतर होता है। किस तरह से इसने लोगों की कमर तोड़ी है इस पर भी हम बात करेंगे। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद दिख रहे हैं, उनसे बात करेंगे क्या कहते हैं। क्या नाम है आपका? सूरज। सूरज, ये बताइए क्या करते हैं यहाँ पर? मैं मेडिकल फील्ड में हूँ। ये बताइए कि पिछले 1 साल में पेट्रोल की कीमत लगभग 20 से 25 रुपए लीटर के बीच में बढ़ी है, किस तरह से आपके ऊपर असर? बहुत बुरा असर है इसका, बहुत ज़्यादा बुरा असर है। अब आम जनता, हम लोग की सैलरी कितनी होती, बहुत चलाना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है, इसमें तो खर्चा ही नहीं चल पा रहा जी। बाकी चीज़ों पर भी इसका असर देख रहे हैं आप? बिल्कुल इसका असर ट्रांसपोर्टेशन पे जाएगा तो वो इनडायरेक्टली हर एक जितने भी प्रोडक्ट है सब महंगे हो जाएंगे, सारा कुछ आके हमारी आम जनता पे असर पड़ेगा उसका। आशा, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत सी लोगों की नौकरी गई भी है, इसके अलावा अलग-अलग समस्याओं को लोगों ने फेस किया है, जिसके बाद अगर ये महंगाई और बढ़ रही है तो निश्चित रूप से वो और घातक है उनके लिए। कुछ और लोग भी यहाँ पर देखिए मौजूद हैं, कई लोग हैं जिनका काम ही फील्ड का है। क्या नाम है आप? मोहम्मद इरफान। इरफान, क्या करते हैं आप? चादर का काम करते हैं। इरफान, ये बताओ, चादर हम देख भी रहे हैं आपके बाइक पे लदी हुई है, तो लेके इससे चलते हो बाइक से, 1 साल में 20 से 25 रुपए लीटर का फर्क आया है, कितना आपके ऊपर असर पड़ा? बहुत महंगाई है, वैसे तो कम खर्चे में हो जाता था पेट्रोल, अब पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, इससे खर्चा ज़्यादा हो रहा है। घर का बजट कितना बिगड़ा भाई? व्यवसाय भी आपका प्रभावित रहा होगा इस 1 साल? आज कई महीने बाद तो मैं आया हूँ यहाँ घर से, गांव से, तो काफ़ी फर्क पड़ा है। जी शैलेश, घर का सब जो है। शैलेश, यानी कि एक तरफ लॉकडाउन ने पहले व्यवसाय को प्रभावित किया और उसके बाद हालात ये हैं कि पेट्रोल डीजल राहत नहीं लेने दे रही है, राहत की सांस नहीं लेने दे रही है। यानी कि सखी सरकार तो खूब ही कमाते हैं लेकिन आम जनता को ये महंगाई डायन खाए जाते हैं। रतीश, आपके पास मैं आना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोगों से बात करें, उनसे जानें कि उनके विचार क्या हैं पेट्रोल डीजल बढ़ने पर
ताकि आवाज सुने सरकार सीधा। देखिए, कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में पेट्रोल और डीजल के दाम 93 रुपये 61 पैसे हैं और 87 रुपये 55 पैसे डीजल के दाम हैं। लेकिन पेट्रोल और डीजल के अलावा सब्जियां भी काफ़ी महंगी हो रही हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं बम्बा रोड सब्ज़ी मंडी है और बम्बा रोड सब्ज़ी मंडी में जो ग्राहक यहां पर आ रहे हैं, जो दुकानदार हैं, वो लगातार बता रहे हैं कि इस सब्जियों पर भी काफ़ी ज़्यादा महंगाई हो गई है। भाई साहब, 1 मिनट रुकिएगा। क्या नाम है आपका? वीपी श्रीवास्तव। ये सब्ज़ी लेने आए हैं, क्या महंगी हुई है क्या सब्ज़ी? सब्जी तनिक भी महंगी नहीं हुई है। टमाटर इतना सस्ता है, कटहल 10 रुपया किलो ले आ रहे हैं, कोई सब्जी महंगी नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है सब। हमने अभी बात करी थी तो बता रहे थे कि यहाँ पर टमाटर जो है पहले 5 रुपए किलो मिल जाया करता था, अभी कुछ दिन पहले, अभी खुद दुकानदार बता रहे थे। समय बीत गया है, अब 5 रुपये का ज़माना नहीं रहा, बहुत सस्ता मिलेगा तो किसान को नुकसान होगा। भाई साहब, ये सब्जी लेने आए हैं, क्या सब्जी ठीक रेट पे मिल रही है या? यहाँ ठीक रेट में मिलती है सर। हाँ जी बिल्कुल। एक चीज़ आपको ये बताएं कि ये थोक मार्केट भी है और यहाँ पर सब्जियाँ जो है बाहर से आती हैं तो महंगी, यहाँ पर जो लोग लेने आते हैं वो थोक में भी लेने आते हैं, इसलिए थोड़ी सी सब्जी यहाँ पर सस्ती जरूर बताई जा रही है। लेकिन जब हम सुबह पहुँचे बेशक रिटेल में जाते हुए और महंगी हो जाएगी रतीश, और एक आम आदमी जब अपने घर से निकलकर अपने निकटवर्ती सब्जी की दुकान या किसी खोमचे वाले के पास पहुंचेगा तो उसको ये सब्जी और महंगे दाम पर मिलेगी। आगरा में क्या हालत है, बता रहे नितिन उपाध्याय। नितिन, बताइए, यहाँ महंगाई का किस प्रकार असर देखने को मिल रहा है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ी है, डीजल बढ़ा है, तो जाहिर सी बात है कि सब्जियों पर, खाने पीने के आइटम्स पर, फ्रूट्स, रोजमर्रा जरूरत की चीजें, ये सब महंगी हो जाएंगी। कीमतों में कितना फर्क आ गया है? देखिए, आज तक चौतरफा मार पड़ रही है। मैं इस समय पेट्रोल पंप पर मौजूद हूं और आप देख सकते हैं किस तरह से आज डीजल का जो प्राइस है 87.5 है, पेट्रोल 93.5 है। इसके साथ ही सब्जियों में भी महंगाई है लगातार, चाहे मस्टर्ड ऑयल ले लीजिए, चाहे दाल ले लीजिए, लगातार बहुत ज़्यादा कहा जाए को लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में लगातार लोगों में एक आक्रोश है, लोगों में इस बात को लेकर एक गुस्सा है कि जिस तरह से जो उनकी जो सैलरी है वो उतनी ही फिक्स है, बढ़ नहीं रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार जो फ्यूल प्राइसेस हैं उससे मल्टीपल इफ़ेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। आप रेगुलर आपको निकलना है, काम पर जाना ही है, लेकिन लगातार बढ़ोतरी हो रही है। चूँकि सरकार दावा करती है कि हमने ओपन मार्केट में इसके प्राइसेस रख दिए हैं, लेकिन लगातार बढ़ोतरी तो होती है और जो कहा जाए कि जो कमी अगर आनी चाहिए वो कभी इक्का दुक्का कभी देख लिया तो देख लिया। जिससे समझा जा सकता है कि 2014 में जब मोदी सरकार आई थी तो कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो पेट्रोल पंप पर जो प्रधानमंत्री मोदी का जो चेहरा अगर कई जगह पोस्टर लगा हुआ होता है तो लोगों में इस बात को भी आक्रोश है कि ये आप कहीं ना कहीं लोगों का खून जलाने का काम कर रहे हैं। जबरदस्त तरीके से इस समय कहा जाए जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बिल्कुल, तो आम जनता इस बात को महसूस करने लगी है। जाहिर सी बात है, जब जेब पर बात आएगी, जेब हल्की होगी तो जनता फिर हर लिहाज से सोचती है, अपना रोष भी प्रकट करती है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। और अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। यूपी में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर पेच फंस गया है। 7 विधायकों के निधन से खाली हुई सीटों पर उपचुनाव में दिक्कत 6 महीने से पहले विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पेच फंस गया है। नियम के मुताबिक खाली सीट पर 6 महीने में उपचुनाव होना चाहिए, लेकिन विधानसभा के आम चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने में 6 महीने से कम वक्त बचा है और इसीलिए इन 7 सीटों पर उपचुनाव को लेकर पेच फंसा हुआ है। आखिर कैसे हो ये उपचुनाव? बीते अप्रैल और मई में दिवंगत हुए 7 विधायकों के निधन से रिक्त हुई सीटों पर उपचुनाव को लेकर ये पेच है। कौन से वो विधायक हैं? विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह, विजय कुमार कश्यप, दल बहादुर, केसर सिंह, सुरेश श्रीवास्तव, रमेश चंद्र दिवाकर का निधन हो गया और इन सभी सीटों पर उपचुनाव होना है। खाली सीटों को 6 महीने में भरा जाना चाहिए, ऐसा नियम कहता है, लेकिन अब यूपी विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, उनको भी आने में अब 6 महीने से कम का वक्त बचा है। तो ऐसे में ये उपचुनाव कैसे करवाए जाएं, इसको लेकर अब पेच फंसा हुआ है। खबर पीलीभीत से, जहां पर थाने के सामने पति पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। यहां पर पति ने पत्नी को जमीन पर घसीट कर पीटा। थाने के बाहर युवक पत्नी को पीटता रहा, पुलिस देखती रही, मूक दर्शक बनी देखती रही। तमाशबीन लोग वहां वीडियो बनाते रहे, लेकिन किसी ने भी इस महिला को बचाने का प्रयास नहीं किया। पति पत्नी बताया जा रहा है। ड्रामे से ज्यादा यहां पर यह जरूर कहा जाएगा कि ये पति की क्रूरता है,
एक महिला जरूर बीच में आई है, प्रयास जरूर वहां पर कुछ चल रहा, लेकिन ये घसीट कर अपनी पत्नी को पीटता रहा। ये पुलिसकर्मी थी, महिला पुलिसकर्मी थी, जिन्होंने हिम्मत दिखानी चाहिए थी और इस पुरुष को दूर करना चाहिए था, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन वो महिला को पीटता रहा। और आम लोग भी और पुलिस वाले भी सिर्फ देखते रहे। लोगों को जरूरी ये लगा कि वीडियो किसी तरह बन जाए, उसको सोशल मीडिया पर डाल दें, कुछ लाइक्स मिल जाए। ये देखिए, महिला को पीट रहा है और एक शख्स बच्चे को हाथ में पकड़े हुए जो चिल्ला रहा है। अगली खबर, यूपी में नई गाड़ी खरीदने वालों को मिल सकेगा मनचाहा नंबर। नई गाड़ी खरीदने से पहले ही मनपसंद नंबर चुनने का मौका मिलेगा। 1 जुलाई से 2 और 4 पहिया गाड़ी के शोरूम्स पर ही सुविधा होगी। सिर्फ 1000 रुपए में गाड़ी का मनचाहा नंबर आपको मिल सकेगा। वीआईपी नंबर के लिए भी 1 महीना पहले ही बुकिंग करा पाएंगे। मनचाहे नंबर के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे आरटीओ कार्यालय के चक्कर। नई गाड़ी या नए वाहन को खरीदते ही मौके पर रजिस्ट्रेशन होने के साथ ही गाड़ी का नंबर भी मिल जाएगा। पहले 1 सप्ताह से ये वीआईपी नंबर की बुकिंग होती थी और अब 1 महीने पहले ही इसके लिए अप्लाई किया जा सकेगा। और मनचाहा नंबर जहां से वाहन खरीदा है, रजिस्ट्रेशन के बाद वहीं से ही उसके लिए अप्लाई आप कर पाएंगे। अब आरटी ऑफिस के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। बात करते हैं किसान आंदोलन की। एक बार फिर से किसान आंदोलन को तेज करने की तैयारियां हैं। किसानों ने एक बार फिर गाजीपुर बॉर्डर कूच कर दिया है। आज गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेंगे किसान और पुलिस ने रात में किसानों को लोहारली टोल प्लाजा पर रोका था। बुलंदशहर और आसपास के इलाकों में सैकड़ों की तादाद में ये किसान पहुंचे हैं और गाजीपुर बॉर्डर इनको पहुंचना है। गाजीपुर बॉर्डर पहुंचकर प्रदर्शन करना है। बलराम पांडे हमारे संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। बलराम, क्या है किसानों का अब इरादा? क्या पहुंचना शुरू हो गए हैं गाजीपुर बॉर्डर पर किसान? देखिए राजीव, अगर हम बात करें किसानों के इस पदयात्रा की, तो इसमें सैकड़ों की तादाद में किसान जुड़े हुए हैं और लगातार गाजीपुर बॉर्डर के लिए ये पदयात्रा चल रही है। हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इस वक्त जो पदयात्रा है किसानों की वो दादरी पहुंच चुकी है और दादरी कस्बे से धीरे धीरे गाजीपुर बॉर्डर के लिए आगे बढ़ रही है। आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लाइन लगी हुई है और एक कतार में जो किसान हैं वो गाजीपुर बॉर्डर के लिए कूच कर रहे हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस बार जो किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉली है उसमें आप देख सकते हैं कि उन्होंने पूरा पंडाल बना रखा है और इसी में रात गुजारने की पूरी व्यवस्था उन्होंने कर रखी है। कई महीनों का राशन लेकर के किसान आज गाजीपुर बॉर्डर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि उनका बर्तन है, उनके भंडारे का पूरा सामान है और खाना बनाने के लिए जो भंडारी हैं वो भी इनके साथ चल रहे हैं। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि अब किसान इस आंदोलन को और तेज करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं और यही वजह है कि अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों से किसान धीरे धीरे गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। और इसी सिलसिले में आप देख सकते हैं कि बुलंदशहर से भी काफी तादाद में किसान गाजीपुर बॉर्डर के लिए जा रहे हैं। कुछ किसान हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिरकार उनका कहना क्या है इस पद यात्रा को लेकर के और किन मांगों को लेकर के वो गाजीपुर बॉर्डर जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? गुड्डू प्रधान, बुलंदशहर, भारतीय किसान यूनियन टिकैत। गुड्डू जी, ये बताइए कौन सी ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर के आप लोग गाजीपुर बॉर्डर जा रहे हैं और इस कानून से आप लोगों को दिक्कत क्या है? आज मंडी में जाकर देखो आप कैमरा लेकर कि हमारी कौन सी फसल है जो एमएसपी बिक रही है। हम एमएसपी पे कानून क्यों बनवाना चाह रहे हैं कि एमएसपी पे कानून बन जा तो हमारी लूट ना हो। आज गेहूं की 1600-1500 में लूट हो रही है, एमएसपी पे खरीद नहीं हो रही है, ना मक्का की हो रही है, किसी फसल की नहीं हो रही है। गन्ने के पेमेंट 1 साल से नहीं मिल रहा। आज किसान डीजल है खेती जुताई में जाता है, कहाँ कभी सोची 90 रुपये हो जाएगा। किसान पूर्ण तरीके से तंग है, हमें हमारी फसल का रेट नहीं मिल रहा, जो हम डालते हैं वो मिलता नहीं। तो ये मान के चलेंगे एमएसपी पे 100% कानून बने और ये तीनों कानून काले वापस हों। एमएसपी पे कानून बने और ये कानून वापस हो। इसके अलावा आप लोगों की कोई मांग है कि कानून वापस करा के ही वापस आएंगे? महंगाई बढ़ती जा रही है, डीजल 90 रुपए जा लिया, किसानों के खेतों में जुताई नहीं है। पहले तो हल बैलों से हो जाती थी, अब जुताई करने को किसानों के ट्रैक्टर को मन नहीं कर रहा। क्या करें? 90 रुपए जा लिया डीजल, पेट्रोल 100 क्रॉस कर गया,
क्या करे किसान? अभी देखो यहाँ पास में ही मंडी है, ये रही 100 मीटर पे, अभी जाके देखो 1500-1600 रुपए में गेहूं खरीद रहे हैं और सरकार कहती है कि हमने एमएसपी लागू कर दी। बाजरा है 2200 रुपए एमएसपी है, बिल्कुल। इन बिकता है तमाम 1000। मुद्दों को लेकर मतलब एक क्या बार करे फिर से किसान? कूच हम कर जब रहे तक हैं नहीं गाजीपुर हटेंगे, बॉर्डर। चाहे ये कोई भी सरकार किसान आए। निकल चुके हैं, रवाना हो चुके हैं और आप इनसे बातचीत भी कर रहे हैं। आप बने रहेंगे हमारे साथ, लेकिन इस बीच शक्ति सिंह का रुख करेंगे जो कि गाजीपुर बॉर्डर पर हमारे साथ हैं। शक्ति, हमने तस्वीरें दिखाई कि कैसे बुलंदशहर और पश्चिमी यूपी के अलग अलग इलाकों से पूरे बर्तन, कपड़े, सामान, अन्न, गृहस्थी लेकर निकल गए हैं। मतलब एक लंबे वक्त की तैयारी कर चल पड़े हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त किसानों की संख्या कितनी होगी और अब आंदोलन को कैसे तेजी दी जाएगी, इसके लिए कौन रणनीति बना रहा है? देखिए, बिल्कुल अब किसानों का सीधा ये कहना है कि बहुत दिन हो गए हैं और इस आंदोलन को अब तेजी में लाना है और धार देनी है। और रही ये बात, अभी आपने ये बात कही कि जो किसान हैं वो निकल गए हैं और बर्तन, उनके साथ बर्तन भी हैं और सामान भी है, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर खुद इतना सामान यहाँ मौजूद है कि यहाँ पर अगर 10,000 किसान भी आ जाएं तो भी उन्हें जरूरत नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ है राजवीर सिंह यादव, इनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए कि ये पद यात्राएं शुरू हो गई हैं, अब अगली रणनीति क्या होगी आप लोगों की? और जो भीड़ है वो काफी दिन से यहाँ कम थी, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई है। आखिर आगे की रणनीति क्या है आप लोग? हमारी रणनीति आंदोलन है और आंदोलन को तेज करेंगे और ये फिर एक बार आंदोलन जब हमारा किसान कुछ रिलैक्स होगा तो बॉर्डरों पर उस किस्म की भीड़ होगी। फिर हमारे पास एक मौका आएगा खेती करने का, तो हम फिर खेतों में जाएंगे, क्योंकि हमें दोनों धर्मों का निर्वहन करना है। पूरा इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, आखिर इनको कौन खिलाएगा? कहाँ से आएगा ये प्रोडक्शन? भाई फैक्ट्री में और तो सारी विलासिता की चीज़ें बन सकती हैं, लेकिन भोजन नहीं बन सकता, अन्न नहीं बन सकता। किसी भी परखनली में बच्चे तो पैदा किया जा सकते, टेस्ट ट्यूब बेबी हो सकता, लेकिन गन्ना, अन्न और धान, चावल, गेहूँ ये पैदा नहीं हो सकता। ये बताइए कि आखिर बीच का रास्ता निकले कैसे? आज आपको 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, 7 महीने होने वाले हैं, आप लोग लगातार यहाँ डटे हुए हैं। आपको मैं पहले दिन से देख रहा हूँ, पहले दिन से हम आपकी आवाज भी पहुंचा रहे हैं, लेकिन क्या आप लोगों ने कुछ प्रयास इस तरह का किया कि बीच का रास्ता कुछ निकले? क्योंकि बहुत दिन हो गए इन सड़कों पर बैठे हुए आप लोग। नहीं, ये बात सही है। मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा, व्यक्तिगत रूप से आपका और आपके चैनल का भी। डे वन से आप हमारे साथ हैं और बड़ा मेहनत करके विपरीत परिस्थितियों में भी, विपरीत मौसम में आपने दिखाया। लेकिन इतना मान लीजिए आपके ये एक आंदोलन ऐसा आंदोलन है कि जो एक अनूठा आंदोलन बन गया दुनिया का, इसके परिणाम भी अनूठे आएंगे और ये किसान मजबूती से यहाँ सड़क पर बैठा रहेगा। ठीक है, वो कह रहे हैं कि मजबूती से हम डटे है, रहेंगे और इसके परिणाम भी अच्छे आएंगे, आज नहीं तो कल। शक्ति आपका और बलराम आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और बात करते हैं मौसम की। यूपी में कई जगह झमाझम बारिश से मौसम सुहावना हो गया है, कई जगह बारिश हो रही है, तो वहीं उत्तराखंड में भी झमाझम बारिश हो रही है। बात वाराणसी की करें तो यहाँ बारिश से जनजीवन ठहरा है, तो वहीं गाजीपुर में लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली, लेकिन लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे। उधर विकासनगर में चकराता समेत कई हिस्सों में बारिश हो रही है। वाराणसी, गाजीपुर और विकासनगर 3 जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मानसून दस्तक दे चुका है और झमाझम बारिश इस वक्त सबको सराबोर कर रही है। हालांकि कोरोना काल है, लोग अपने घरों से कम ही निकल रहे हैं और वक्त का भी यही तकाजा है कि अपना ध्यान रखें। लेकिन झमाझम बारिश के कारण मौसम खुशगवार हो गया है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, लोगों ने उमस और गर्मी से कुछ राहत महसूस की है। और ये बारिश खतरा भी बनती जा रही है। यूपी में कई जगह ऐसी है जहां पर जनजीवन संकट में है, क्योंकि नदियों का जलस्तर काफी बढ़ चुका है और खतरे का अलर्ट जारी हो चुका है। कुशीनगर में नेपाल के वाल्मीकि नगर बैराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने से गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है और इसकी वजह से नारायणी नदी उफान पर पहुंच गई है। आधा दर्जन से ज्यादा गांव में पानी भरने लगा है, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। वहीं गोरखपुर में लगातार बारिश से आलम यह है कि राप्ती नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और खतरे की इसने घंटी बजा दी है। इधर श्रावस्ती में राप्ती नदी के उफान को लेकर प्रशासन गंभीर है और रौद्र रूप को देखते हुए जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे और कई गांवों में मंडराते खतरे को लेकर समीक्षा की। उधर देश के कोरोना आंकड़ों में गिरावट जारी है। 24 घंटे में 67,208 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 2,330 मरीजों की मौत भी हुई है। कुल पॉजिटिव केसेस की बात की जाए तो 2,97,313 अभी तक भारत में रिपोर्ट किए जा चुके हैं। कुल मौतें 3,81,903 और एक दिन में कुल डिस्चार्ज 1,03,570। अब तक कितने लोग ठीक हो चुके हैं? कुल डिस्चार्ज कितने हुए? 2,84,91,670 और देश में कुल सक्रिय मामले जो इस वक्त हैं उनकी संख्या है 8,26,740।
24 घंटे में कितना वैक्सीनेशन देश भर में हुआ? 34,63,961 लोगों को टीके लगाए गए। और अब तक कितना वैक्सीनेशन पूरे देश भर में हो चुका है? 26,55,19,251 लोगों को डेटा के मुताबिक वैक्सीन लगाया जा चुका है।